अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम प्रैक्टिकल की सेशन में आप सब लोगों को वेलकम। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से हमें इस चीज़ को ऑनलाइन लेकर चलना पड़ रहा है। तो प्रीवियसली हमने जो सेशन किए थे वो लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 6 तक थे और अब हम इसको करंटली स्टार्ट करेंगे लैब नंबर 7 से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड स्टैक ऑपरेशन बाय यूजिंग पुश एंड पॉप कमांड्स। इस लैब में हम स्टैक के ऑपरेशन को देखेंगे। स्टैक क्या होता है, स्टैक किस तरह से काम करता है। बेसिकली मैं इस ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट्स में आप लोगों को समझाना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको सब स्टैक के बारे में बताना चाहूँगी। स्टैक क्या है, कहाँ से वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, या हमने इसको कहाँ पहले कभी पढ़ा है, देखा है, नहीं देखा, ये काम क्या करता है, क्यों इतना फेमस है। इसके हवाले से हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। चूँकि ये लैब का पार्ट है तो हमें थ्योरी को टच करना लाजिम है, बट हम थ्योरी की डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि लैब है, इसीलिए हमें लैब को फोकस देना है और प्रोग्राम्स को फोकस देना है। इसलिए थ्योरी को हम रीड आउट लाजमी करेंगे, आपको लाजमी बताएंगे कि स्टैक क्या होता है, इसके ऑपरेशंस क्या हैं, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन इनटू डेप्थ, जो कि आप ऑलरेडी इसको थ्योरी के पोर्शन में सीखेंगे। सो अब नेक्स्ट पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव का वो है पुश एंड पॉप कमांड। तो ये दो कमांड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे स्टैक से कोई भी चीज़ निकालने या डालने के लिए, यानी कि स्टैक में इंसर्शन या डिलीशन के लिए ये दो कमांड्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम बहुत क्लियर हैं कि हम आज के सेशन में क्या क्या काम करने वाले हैं। नेक्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग we need to analyze 3 questions. And what are 3 questions? These are: what is stack, यानी कि stack क्या होता है, why it has get importance in computer sciences, how can we implement it, basically the operation. किसी भी काम को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेके आपके जहन में सबसे पहले इसी किस्म के 3 सवाल ही आते हैं कि वो टॉपिक असल में क्या है, उस टॉपिक की नौइयत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और उस टॉपिक को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली उसका ऑपरेशन क्या है। ये 3 सवाल किसी भी टॉपिक को लेकर आपको बहुत अच्छी तरह से उनके जवाब आने चाहिए, तभी वो टॉपिक आपका कवर हो सकेगा। तो हम बारी बारी इन तीनों सवालों को जस्टिफाई करेंगे। स्टैक को देखेंगे पहले, उसकी अहमियत को देखेंगे और फिर उसके ऑपरेशंस को भी साथ साथ देखेंगे। सो स्टैक, stack is a type of data structure used to store the collection of objects in a particular order. Stack work on the principle of LIFO, last in first out, or philo, whatever you read, first in last out. So basically stack क्या है, definition आपके सामने है, कुछ मैं उसको explain करना चाहूँगी। Data structure की एक form है stack। डाटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है जो पहले आप पढ़ चुके हो, कंप्यूटर साइंसेस की ब्रांच है जिसको एक सब्जेक्ट के तौर पे आप लोगों को पहले 3rd या 2nd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता रहा है, अभी भी पढ़ाया, इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। डाटा स्ट्रक्चर की एक फॉर्म है स्टैक। जैसा कि डाटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है क्यू, आपने स्ट्रिंग पढ़ा है डाटा स्ट्रक्चर में, वो भी एक फॉर्म्स थी डाटा को स्टोर करने के लिए। बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेमोरी में डाटा को हम इतना ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में स्टोर करें कि मैक्सिमम मेमोरी यूटिलाइजेशन हो सके, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके और मिनिमम लॉस हो, मिनिमम डाटा इंटरफेरेंस हो।
इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हम मल्टीपल फॉर्म्स बना दिया है हमने डाटा की, जैसा कि उसमें से एक फॉर्म स्टैक है, जैसा कि क्यू पढ़ा है, जैसा कि आपने स्ट्रिंग पढ़ा है, उसी की एक फॉर्म है स्टैक। और ये अपनी नौयत की बहुत ही ज़्यादा यूनिक फॉर्म है। जिस तरह से डाटा स्टोर करती है या डाटा को अपने अंदर स्टोर करती है या डाटा को डिलीट करती है या आउट करती है, तो ये जस्ट अ यूनिक फॉर्म, different from queue, different from string and different from other data structure forms. So हम इसको देख लेते हैं कि stack work on the principle of LIFO or philo or philo, whatever you read, it depends upon you. It doesn't matter. Matter is that आपको principle याद रहना चाहिए उसका। अब stack काम करता है last in first out, यानी कि जो सबसे आखिर में जाएगी एंट्री वही सबसे पहले पिक आउट होगी। philo फर्स्ट इन लास्ट आउट, सबसे पहले जो एंट्री जाएगी वो लास्ट आउट होगी। यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, अगर ये कर्सर आपको नज़र आ सके, यहाँ पर ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये कर्सर जी विजिबल, ये पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये स्टैक के सेल्स बनाए गए हैं और ये बताया गया है कि स्टैक के एक एंड से डाटा इंटर होता है या आउट होता है, यानी कि ये टॉप ऑफ द स्टैक है, हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक से ही डाटा की इंसर्शन या डाटा की डिलीशन होगी, जो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है, इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन ऑन सेम एंड, कि ये सेम एंड पे होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन सेम एंड पे होती है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूंगी आपको, बिकॉज हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो हम इसको इमेजिनरी एग्जाम्पल काउंट आउट करेंगे। सो यू हैव टू बी गुड इमेजिनेशन फॉर दिस। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें, बिकॉज हम यहाँ पर एक बिल्कुल ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, तो एक इमेजिनरी एग्जाम्पल ही हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और एग्जाम्पल इज़ अ बेसिक थिंग, हम एग्जाम्पल के बगैर कोई भी चीज़ को फीड नहीं कर सकते माइंड में। सो एग्जाम्पल इज़ नेसेसरी। अच्छा, एग्जाम्पल ये है कि जब आप बुक्स को अरेंज करके रखते हैं वन बाय वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 बुक्स और आप उसे अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बुक नंबर 1 रखी, बुक नंबर 1 के ऊपर बुक नंबर 2, देन बुक नंबर 3, देन बुक नंबर 4, देन बुक नंबर 5। तो अगर मुझे सबसे पहले बुक एक निकालनी है, तो प्रॉपर ऑर्डर में अगर मुझे निकालनी है कोई भी बुक, तो वो एग्जैक्टली मैं बुक नंबर 5 ही पहले निकालूंगी, यानी कि वो क्या होगा हमारे पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल। इसी तरह से बुक नंबर 5 निकालूंगी, 4 3 2 1। अब जब मैंने 1 निकाल रही हूँ तो ये कौन सा प्रिंसिपल ओबे कर रहा है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो सबसे आखिर में रखी थी बुक नंबर 1 वही मैंने सबसे आखिर में निकाली है। तो बेसिकली लीफो और फिलो ये एक मिरर हैं, ये एक एंड की दो सिचुएशंस हैं, ये सेम हैं, ये सेम प्रिंसिपल हैं। होपफुली ये स्लाइड जस्टिफाई हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रजिस्टर रिलेटेड टू स्टैक। अब स्टैक से रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट बुलेट में SS:SP। ये दो रजिस्टर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जिनका नाम है स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं जो कि स्टैक को डील करते हैं। वन बाय वन हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर मैं इसको अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर क्या है, आप लोगों ने इससे मिलता जुलता एक और रजिस्टर पहले पढ़ा होगा जिसको कहते हैं हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, मैं स्टार्ट से ही बता रही हूँ, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। बिकॉज आपको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का ऑलरेडी पता है, लेकिन अभी स्टैक पॉइंटर का नहीं पता, तो डिफरेंस नहीं बता सकते अभी। तो पहले स्टैक पॉइंटर के बारे में समझ लेते हैं। स्टैक पॉइंटर, अ स्पेशल पर्पस 16-bit रजिस्टर इन माइक्रोप्रोसेसर which holds the address of the top of the stack.
स्टैक के टॉप पे जो चीज़ पड़ी होगी उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर के पास होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस जाते हैं, बैक स्लाइड नहीं जा सकते। ओके, देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस इन रिकॉर्डिंग। सो जो मैंने आपको स्टैक का एक सेल्स दिखाए थे उसमें टॉप ऑफ द एंड से इंसर्शन या डिलीशन हो रही थी, तो उसी टॉप ऑफ द स्टैक में जो चीज़ रखी हुई होगी, जो एंट्री रखी हुई होगी, उसका एड्रेस होगा स्टैक पॉइंटर के पास। सिंपली ये क्या करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस इसके पास होता है, तो वहाँ जो भी एंट्री पड़ी होगी वो हम आसानी से फैच कर सकते हैं, फैच भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द असाइनमेंट, इट डिपेंड अपॉन द टास्क। नेक्स्ट इज स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट क्या है? हम सेगमेंट रजिस्टर्स पहले पढ़ चुके हैं, हम इंडेक्स रजिस्टर्स पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं इसके बारे में भी आपको बात बताऊंगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैक सेगमेंट क्या है? होल्ड द एड्रेस फॉर स्टैक इन मेमोरी। ऑब्वियसली मेमोरी में हमने एक स्टैक बनाया है, फॉर एग्जाम्पल वो .100H का स्टैक बनाया, मैंने 100 बाइट्स का स्टैक बनाया है, बट मुझे उसकी जब तक लोकेशन नहीं पता होगी तो मैं उससे काम नहीं ले सकती, मैं उसमें डाटा स्टोर या डिलीट नहीं करवा सकती। तो स्टैक सेगमेंट के पास बेसिकली इसका बेस एड्रेस होता है, और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है एड्रेसिंग में, एड्रेसिंग मोड्स। अगर आप लोगों को ये लेक्चर में बताया गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक ये लेक्चर में नहीं बताया गया तो नेक्स्ट वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि सेगमेंट रजिस्टर के पास बेस एड्रेस होता है और इंडेक्स रजिस्टर के पास ऑफसेट एड्रेस होता है, और ये दोनों रजिस्टर्स मिलकर एक कंप्लीट फिजिकल एड्रेस बताते हैं। तो यहाँ पर स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के पास स्टैक का बेस एड्रेस होगा और स्टैक पॉइंटर एक्ट करेगा एज अ ऑफसेट रजिस्टर, मतलब ऑफसेट एड्रेस होगा स्टैक पॉइंटर के पास। ये दोनों मिलकर आपको स्टैक का पता देंगे कि ये स्टैक, फॉर एग्जाम्पल स्टैक नंबर 50001 मेमोरी में इस लोकेशन में है और टॉप ऑफ द स्टैक में ये फला एंट्री पड़ी हुई है। ओके, so basically these two registers are very primarily related to stack, and these are very important to understand. So next is why it has get importance in computer sciences. So मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि हमारे पास जो स्टैक है वो क्या है। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं डाटा को अरेंज करने के लिए एक ऑर्डर में, और कंप्यूटर साइंसेज में इसकी अहमियत अगर हम देखना चाहें तो वो क्या हो सकती है। कंप्यूटर साइंसेज में इसकी अहमियत ये है कि अगर मुझे कोई ऑपरेशन अनडू रीडू, हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है अनडू रीडू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हमें बारहा अनडू रीडू इस्तेमाल करना पड़ता है। ये स्टैक की एक फॉर्म है, बैक एंड पे स्टैक ऑपरेट कर रहा होता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स, मल्टीपल जो हमारे पास ब्राउज़र्स हैं उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड की ऑप्शन होती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बैक एंड पे आपका स्टैक काम कर रहा होता है। सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम विद प्रेसिडेंस। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जब हम कंप्यूटर में सॉल्व कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम प्रेफरेंस के साथ या प्रेसिडेंस के साथ सॉल्व करना, जो भी ये काम कर रहा होता है उसमें स्टैक आपका हेल्पफुल होता है। स्टैक ही बैक एंड पे आपको प्रेफरेंसेस दे रहा है, मतलब यू हैव फर्स्ट यू ऐड दिस देन पॉप इट आउट, मतलब पहले आप इसको करेंगे ऐड। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, अगर हम इसको इमेजिनरी एग्जांपल के तौर पर सॉल्व करने की कोशिश करें, हमारे पास एक इक्वेशन है और उसमें प्रेफरेंसेस हैं जो कि हमें पता है मैथमेटिकल इक्वेशंस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स को प्रेफरेंसेस दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू BDMAS रूल। उसको सॉल्व आउट करने के लिए हमें स्टैक की ज़रूरत पड़ती है बैक एंड पे। नेक्स्ट, ये तो इम्पोर्टेंस हो गया कि ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर साइंसेज में।
और साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि असेंबली लैंग्वेज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टैक की। असेंबली लैंग्वेज में स्टैक की इंपॉर्टेंस है कि ये एक स्ट्रिंग को रिट्राइव करने के लिए और रिवर्स करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ नंबर 1 to 10 तो उसको एज इट इज रिट्राइव करना है मुझे 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इस तरह भी कर सकती हूँ। रिवर्स ऑर्डर में रिट्राइव करना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह भी कर सकते हैं। तो रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, स्वैप दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए, और तीसरी अहमियत इसकी असेंबली लैंग्वेज में ये है कि स्टैक यूज होता है नेस्टेड लूप्स में। नेस्टेड लूप्स मतलब लूप विद इन अ लूप, ये आपने लूप विद इन अ लूप और नेस्टेड लूप का ये जो वर्ड्स हैं ये आपने पहले सुने हुए हैं जावा में, सी में भी सुने हुए हैं आपने, सो इट्स वेरी सी शार्प में भी सुने हुए हैं आपने, सो इट्स वेरी कॉमन टू एयर। तो ये असेंबली लैंग्वेज के भी 3 इस्तेमाल मैंने आपको इसके साथ ही कंप्यूटर साइंसेस के साथ ही बता दिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं कमांड्स यूज इन स्टैक ऑपरेशन। तो स्टैक ऑपरेशंस अब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कमांड को देखा जाए, बिकॉज जब तक कमांड्स नहीं पता होंगी स्टैक को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। देयर आर 2 कमांड्स यूज इन स्टैक ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। Push. This operation result in inserting one operand at the top of the stack and it decrease the stack pointer register. The format of the push instruction is push space register or any register or a variable. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या बताएं यहाँ पर हमने बताया हुआ है। अगर हम पुश करते हैं तो एक ऑपरेंड टॉप ऑफ द स्टैक में इंसर्ट हो जाता है और जिससे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट, एक मतलब उस स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट में जाती है। इनिशियली स्टैक क्या होगा 0, एम्प्टी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी 1, फुल फ्लैग की वैल्यू क्या होगी 0, एम्प्टी 1 फुल 0। इनिशियली स्टैक के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ गार्बेजेस वैल्यू जिनको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने पुश किया तो एक ऑपरेंड आप समझते हैं वो जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हमने ऑपरेंड हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रजिस्टर इज अ रजिस्टर एक ऑपरेंड बन सकता है, वेरिएबल भी एक ऑपरेंड बन सकता है। तो रजिस्टर भी एक वेरिएबल बन सकता है और रजिस्टर भी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, रजिस्टर भी एक ऑपरेंड बन सकता है और वेरिएबल भी एक ऑपरेंड बन सकता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। मैं साथ साथ आपको ये चीज़ भी बता दे चलो, ऑपरेटर वो है जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जिसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ऑपरेशन जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ठीक है, ये दो तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स हैं ये, पहले हम यही पढ़ा, डाटा स्ट्रक्चर की बिल्कुल प्राइमरी चीज़ें हैं। तो पुश क्या हुआ, पुश एक सिंपली एक कमांड है जिससे हमारे पास एक टॉप ऑफ द स्टैक में एक ऑपरेंड आ जाता है और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। और सेंटेक्स यानी कि इसके लिखने का तरीका क्या है, सेंटेक्स इसके नीचे लिखा हुआ है पुश स्पेस एनी रजिस्टर और वेरिएबल। जिस रजिस्टर में, अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखती हूँ पुश स्पेस AX, तो AX में जो वैल्यू पड़ी होगी वो टॉप ऑफ द स्टैक में चली जाएगी इजीली। Okay, and the next step is, the next command is okay, now the next command is pop command. Obviously when we have entered something and when we want something to return it back, तो हमें pop की command इस्तेमाल करनी है उसको दोबारा रिट्राइव करने या फेच करने के लिए। This operation result in deleting one operand from top of the stack and increase the stack pointer register.
Format of the pop instruction is pop space register, any register or any variable. सिंपली जैसा कि हमने पुश कमांड इस्तेमाल करते हुए एक ऑपरेंड टॉप ऑफ द स्टैक में इंसर्ट किया, वैसे ही हम पॉप कमांड इस्तेमाल करते हुए टॉप ऑफ द स्टैक में जो ऑपरेंड पड़ा होगा उसको निकाल सकते हैं, उसको कॉल बैक कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं, उसे फेच कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें एक ही हैं। रिट्राइव करना, फेच करना, कॉल करना, बेसिकली हम उसको वापस बुलाना चाह रहे हैं उस ऑपरेंड को फॉर एनी यूज। अच्छा, अब फॉर्मेट ऑफ द पॉप इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेट बता दिया गया है। यहाँ पे पॉप होगा, स्पेस होगी, उसके बाद कोई भी रजिस्टर या वेरिएबल। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ पॉप स्पेस AX, तो इसका मतलब ये है कि टॉप ऑफ द स्टैक में जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वो AX में आके स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर। तो बेसिकली यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि ये थ्योरी का पार्ट है, बट जब तक हम इसको दोबारा से रिवाइज नहीं कर लेते हम स्टैक की नोयत को, स्टैक के ऑपरेशंस को नहीं समझ सकेंगे। दोबारा से मैं इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइटेड वे में गो थ्रू करना चाहती हूँ। वो ये है कि स्टैक और स्टैक पॉइंटर, इसमें असल में स्टैक पॉइंटर क्या है और किस तरह से काम कर रहा है, क्यों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि प्रीवियसली आपको बताया कि इंक्रीमेंट होगा पुश पे डिक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होगा पॉप पे। अच्छा चलें, अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टैक पॉइंटर इज 16 बिट रजिस्टर दैट कंटेन्स द ऑफसेट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इन द स्टैक सेगमेंट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टैक सेगमेंट एक रजिस्टर है जिसके पास प्राइमरी एड्रेस है या जिसके पास बेस एड्रेस है स्टैक का, और स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है जिसके पास है ऑफसेट एड्रेस उस स्पेसिफिक स्टैक का। तो स्टैक सेगमेंट like any other segment may have a memory block or of a segment of 64K byte locations and thus may develop with any other segments. So ये किसी और सेगमेंट्स की तरह इसके पास भी 64K बाइट लोकेशंस है और ओवरलैप thus may overlap with any other segments. Stack segment register contain the base address of this stack segment in the memory. तो बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपके समझने की हैं। वो ये हैं कि स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर, ये 2 रजिस्टर्स हैं। अभी हमने स्टैक रिजर्व फॉर एग्जांपल .100H आप लिखते हैं मॉडल, डॉट मॉडल स्मॉल लिखते हैं, डॉट मॉडल लार्ज लिखते हैं, जैसे भी आप लिखते हैं। उसके बाद आप डॉट डाटा लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं फिर आप लिखते हैं डॉट स्टैक 100H। अगर आपने 100H का यानी कि 100 बाइट्स का स्टैक का पोर्शन रिजर्व कर लिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेमोरी में, तो ठीक है, आपने स्टैक बना लिया 100 बाइट का, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसकी लोकेशन कौन सी है मेमोरी की। तो लोकेशन के लिए या एड्रेस के लिए हमेशा फिजिकल एड्रेस 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है बेस एड्रेस और एक होता है उसका ऑफसेट। स्टैक यहाँ पर स्टैक का बेस एड्रेस देगा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और उसका ऑफसेट देगा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। यहाँ पर ये देखते हैं टू डू अ पुश, अगर जब हम पुश करते हैं तो हमारे पास स्टैक सेगमेंट डिक्रीमेंट होता है, यानी कि अगर वो पहले टॉप ऑफ द स्टैक पे था फिर वो अपर हो जाएगा, फिर एक स्टेप अप हो जाएगा, यानी कि वो एक स्टेप डिक्रीमेंट हो जाएगा। और जब हम पॉप करते हैं यानी कि कोई चीज़ रिट्राइव कर रहे हैं हम, तो स्टैक आपका वो इंक्रीमेंट में चला जाएगा, बिकॉज आपकी चीज़ें पॉप आउट हो रही हैं स्टैक में से, तो स्टैक पॉइंटर आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ये these steps are done automatically by the CPU. स्टैक पॉइंटर, अब दोबारा से इसको हम एक दफ़ा देख लेंगे कि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर स्टैक पॉइंटर टुगेदर एड्रेस द स्टैक टॉप एज एक्सप्लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों मिलकर स्टैक का पता देते हैं और ये बताते हैं कि स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, दैट इज स्टैक सेगमेंट है 5000H और स्टैक पॉइंटर है 2050H। If the stack top point to a memory location
अगर स्टैक टॉप यानी कि स्टैक पॉइंटर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि है 520 इट मीन्स दैट द लोकेशन 520 is already occupied with the previously pushed data, and this is obvious. The next 16-bit push operation will decrement the stack of pointer by 2. So it will be point to the new stack top 5200EH. When it decremented by 2, then it will go toward 5204EH, and the decremented content of SP will be 204EH. This location will now be occupied by the recently pushed data. So this is very obvious, this is very basic principle, जैसे कि हम previously इसको देख चुके हैं कि स्टैक के टॉप पे अगर हम डाटा पुश कर रहे हैं तो वो अगर हम एक डाटा उसके अंदर पुश कर रहे हैं 16 बिट का, नेक्स्ट 16 बिट का, तो फिर वो डिक्रीमेंट होगा स्टैक पॉइंटर बाय 2 और नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा और जो कि है 5204EH। और स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा तो उसका कंटेंट पहले वो उसका कंटेंट था 2050H, अब उसका कंटेंट हो जाएगा 204EH। Okay. Thus, for a selected value of stack segment, the maximum value of stack pointer FFFFH and the segment can have maximum of 64K location. If the stack pointer start with an initial value of FFF, it will be decremented by 2 whenever a 16-bit data is pushed onto the stack. तो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम स्टैक के ऑपरेशंस को देखें, सेलेक्टेड वैल्यू कोई भी एक सेलेक्टेड वैल्यू है, 10 पर सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ SS स्टैक सेगमेंट की कोई भी एक सेलेक्टेड वैल्यू, कोई किसी भी एक स्टैक को उसने ले लिया है। बेसिकली वो स्टैक पॉइंटर के बारे में बताना चाहता है कि अगर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बिल्कुल फुल है, यानी कि हम मैक्सिमम वैल्यू पे हैं, F इज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड 000 इज द मिनिमम वैल्यू, तो क्या होगा, एंड द सेगमेंट कैन हैव मैक्सिमम 64K की मैक्सिमम लोकेशन भी है उसके पास। और अगर ये स्टैक पॉइंटर अपनी इनिशियल वैल्यू FFFH के साथ ही स्टार्ट कर रहा है, तो जब भी कोई 16 बिट का डाटा हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट करेगा बाय 2, यानी कि -2 का डिक्रीमेंट होगा उसके अंदर। आफ्टर सक्सेसिव पुश ऑपरेशन व्हेन द स्टैक पॉइंटर कंटेन 000H, जब हम सक्सेसिवली इसको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे और स्टैक पॉइंटर बाय 2 यानी कि -2 से डिक्रीमेंट होता जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि उसकी वैल्यू 000H बन जाएगी। Any attempt to further push the data to the stack will result in stack overflow. At that point, जब हमारे पास स्टैक पॉइंटर यानी कि SP की वैल्यू 000H हो जाती है by successive push and by successive decrement by 2 for any 16-bit data, तो जब हमारे पास SP की वैल्यू 000H हो जाती है तो उसका मतलब अब हम फर्दर कोई भी पुश करेंगे तो हमारा स्टैक आपको रिजल्ट देगा ओवरफ्लो का, वो स्टोर नहीं कर पाएगा डाटा के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर a procedure is called using the call instruction, जब हम call instruction करेंगे IP is incremented to the next instruction. Then the content of IP, CS and the flag register are pushed automatically to the stack. The control is then transferred to the specified address in the call instruction, that is the starting address of the procedure. Then the procedure is executed. ये सिंपल है, यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन होगी, IP इंक्रीमेंट करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, तो जो IP के कंटेंट होंगे CS के या फ्लैग रजिस्टर के वो ऑटोमेटिकली स्टैक में चले जाएंगे। Then the control is then transferred to the specified address in the call, तो फिर कॉल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर एक चीज़ को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को छोड़ दिया था, मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में यानी कि एंड में बताऊंगी, वो ये था कि डिफरेंस बिटवीन IP यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड SP स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर आप समझ चुके हैं कि स्टैक पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द टॉप ऑफ द स्टैक,
it holds the address of top of the stack. But there is a difference between stack pointer and instruction pointer. Instruction pointer contain the address of the instruction to be executed in very first, to be executed in the next moment. Instruction pointer contain the address of the instruction which needed to be executed. जो अभी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद जो फौरन बाद इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस आईपी के पास होगा. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड stack pointer, so don't get confused between both of them. So this is the theoretical part. I have done the video for the theoretical part. Any question regarding to theoretical part, I'll answer it in our live session tomorrow inshallah. Right, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग अपने क्वेश्चंस चीज़ों को लेकर कोई भी चीज़ है आप उसको नोट डाउन कर लें, बिकॉज अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो ये आप भूल जाएंगे एट द एंड और आपकी क्यूरीज सेटिस्फाइड नहीं हो सकेंगे. क्वेश्चन नोट डाउन कर लें और कल इंशाल्लाह लाइव सेशन में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. अब आप लोगों का रह गया है प्रोग्राम पार्ट, तो डेफिनेटली अब उसकी तरफ चलते हैं.